हाय दोस्तों, आज बात करते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हरेक वंश के बारे में बात की थी। हरेक वंश में जो अंतिम शासक था नागदशक, जो कि अयोग्य और कमज़ोर शासक था। तो जनता ने इस अयोग्य और कमज़ोर शासक को या पितृहंताओं शासक को गद्दी से उतारकर एक शिशुनाग नामक व्यक्ति या योग्य व्यक्ति आमत्त को राजा घोषित कर दिया था। और उस शिशुनाग नामक जो योग्य व्यक्ति था, जो राजा घोषित हुआ था, उसने शिशुनाग वंश की नींव डाली। ठीक है ना। तो आज बात करते हैं शिशुनाग वंश की। तो मगध में शिशुनाग वंश का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो शिशुनाग वंश शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व रहा। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व रहा। तो शिशुनाग वंश की नींव डालने वाला व्यक्ति शिशुनाग था। कौन था? शिशुनाग या शिशुनाग वंश का संस्थापक की बात की जाए तो शिशुनाग ही था। ठीक है ना। शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश का संस्थापन किया था। ठीक है ना। तो इसका कार्यकाल 412 से 398 ईसा पूर्व था शिशुनाग का। पूरे शिशुनाग वंश में कई राजा थे, जिसमें शिशुनाग, कालाशोक और उसके बाद, ठीक है ना, नंदीवर्धन। ठीक है ना। शिशुनाग, कालाशोक, उसके बाद महानंदीवर्धन। ठीक है ना। 3 शासक आते हैं तो शिशुनाग वंश में। लेकिन शिशुनाग का कार्यकाल 412 से 398 ईसा पूर्व रहा, जिसमें शिशुनाग के बारे में अगर स्पेशल पॉइंट या मुख्य तत्व ज्ञात किए जाएं तो मुख्य बिंदु क्या रहेंगे? तो शिशुनाग के बारे में मुख्य बिंदु यह है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की। तो शिशुनाग ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? वैशाली में राजधानी स्थानांतरित कर दी। किसने? शिशुनाग ने। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये थी कि शिशुनाग ने जो अवंती वत्सों को हराने के बाद मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे डाली थी, उसी अवंती राज्य को शिशुनाग ने परास्त कर दिया था और उसे मगध में मिला लिया था। तो शिशुनाग ने अवंती राज्य को हराकर मगध में मिला लिया था। तो सबसे बड़ी उपलब्धि थी शिशुनाग वंश की कि इसने अवंती राज्य को हरा दिया था। ठीक है ना। अवंती राज्य को हरा करके मगध में मिला लिया था। तो सबसे बड़ी उपलब्धि रही। तो इसका शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। और कालाशोक का कार्यकाल 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक रहा। 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व रहा कालाशोक का कार्यकाल। अगर कालाशोक के बारे में बात की जाए तो कालाशोक का एक दूसरा नाम और था, जिसे काकवड़ कहते थे। काकवड़, कौवे की तरह काला होना। ठीक है ना, काकवड़। तो कालाशोक ने पुनः इस राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था, जबकि शिशुनाग ने वैशाली स्थानांतरित की। अब कालाशोक ने इस राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था, जो कि मगध की राजधानी थी। कालाशोक के कार्यकाल में एक और हुए तो गौतम बुद्ध की बौद्ध धर्म की या बौद्ध संगीत की दूसरी सभा का आयोजन हुआ था। उसके बाद राजधानी घूमते हुए कालाशोक को किसी ने छुरा घोंप कर उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है ना। तो मुख्य पॉइंट को क्या है? कालाशोक के मुख्य बिंदु, ये पुत्र था शिशुनाग का। ठीक है ना। तो अगर मुख्य बिंदु की बात की जाए तो इसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। इसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। पाटलिपुत्र स्थानांतरित
किया। कालाशोक ने, जो कि शिशुनाग ने राजधानी को वैशाली स्थानांतरित किया था, तो कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है ना। तो इसका उपनाम के बारे में जान लेते हैं। तो उपनाम इसका था काकवड़। उपनाम काकवड़, काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद इसके मुख्य बिंदु, इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति की सभा का आयोजन हुआ था। सेकेंड या हिंदी में द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन, सभा का आयोजन भी कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति की सभा का आयोजन, और इसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। और इस कालाशोक की जो हत्या हुई थी वो अपने पाटलिपुत्र राजधानी के समीप आसपास घूमते हुए किसी व्यक्ति ने चुरा घोंपकर इसकी हत्या कर दी थी। तो कालाशोक की हत्या करने के बाद इस वंश का अंतिम शासक महानंदीवर्धन होता है। इस वंश का अंतिम शासक महानंदीवर्धन। तो इस वंश का अंतिम शासक जो कि महानंदीवर्धन था, जो कि अयोग्य और कमजोर शासक था, जिससे कि इसके बाद नंद वंशों का शासन चला। ठीक है ना। तो उसके बाद नंद वंश मगध के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में सिद्ध हुए। तो बात करते हैं नंद वंश की, नंद वंश की। ठीक है ना। नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व रहा नंद वंश का। तो नंद वंश के संस्थापक की बात की जाए तो नंद वंश का संस्थापक महानंदन था। कौन था? महानंदन था। तो नंद वंश का संस्थापक महानंदन था। तो महानंदन को महापद्म नंद के नाम से भी जानते थे। महापद्म नंद के नाम से भी जानते। ठीक है ना। इन्होंने और नाम रखे। इन्होंने एक राट की उपाधि धारण की। एक राट की उपाधि धारण की। ठीक है ना। एक राट की उपाधि धारण की। उसके बाद इन्होंने एक छत्र की भी उपाधि धारण की। इन्हें परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया। इन्हें परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया। ठीक है ना। परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया। और वैसे भी जो महानंदीवर्धन महापद्म नंद था वो मगध का सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में सिद्ध हुआ। मगध का। तो महापद्म नंद, इसका दूसरा नाम क्या था? महापद्म नंद एक सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में या शासक के रूप में उभरा। उसके बाद इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग पर विजय प्राप्त की। और जब कलिंग पर विजय प्राप्त की तो कलिंग का राजा था खारवेल। उससे विजय प्राप्त की। तो वहाँ से एक जो जैन धर्म की मूर्ति थी, जिनसैन की मूर्ति अपने यहाँ मगध में उठा लाया था। तो कलिंग विजय प्राप्त की और कलिंग से जिनसैन की मूर्ति जो कि ये जैन धर्म में जिनसैन की मूर्ति मगध में उठा लाया था। वहाँ से उठा लाया था। कौन? महापद्म नंद। ठीक है ना। जिनसैन की मूर्ति वहाँ से उठा लाया था। उसके बाद बात की जाए तो जो महापद्म नंद थे उन्होंने कलिंग के क्षेत्र में नहरों का निर्माण कराया। किसका? नहरों का निर्माण कराया। कलिंग के क्षेत्र में नहरों का निर्माण कराया। ठीक है ना। और जो महापद्म नंद थे
तो इनके मुख्य पॉइंट है, महापद्म नंद का नाम भी महानंदन था। जो महानंदन थे महापद्म नंद के नाम से भी जाने जाते थे। एक राट की उपाधि धारण की, एक छत्र की उपाधि धारण की, और इन्हें परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा गया। साथ ही साथ इन्हें कहा गया शत्रु विनाशक, शत्रु का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से भी इन्हें महापद्म नंद को जानते थे। उसके बाद इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वहाँ से एक जैन धर्म की जिनसेन की मूर्ति को उठाकर ले आए। उसके बाद कलिंग के क्षेत्र में इन्होंने नहरों का निर्माण कराया और इनके 8 पुत्र थे। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे। 8 पुत्रों ने लगभग 100 वर्षों तक राज्य किया। उनमें से सबसे अंतिम शासक घनानंद के रूप में, सबसे अंतिम शासक, इनके 8 पुत्र थे। 8 पुत्रों ने 100 वर्ष तक लगभग शासन किया। 100 वर्षों तक शासन किया और अंतिम शासक के रूप में, अंतिम शासक के रूप में घनानंद, किसको? घनानंद, अंतिम शासक के रूप में घनानंद। और इसके बारे में जो कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद जिनसेन की जो मूर्ति उठाकर लाए थे जो महापद्म नंद, उसका पता हाथी गुफा अभिलेख से चलता है। किससे चलता है? हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है, लगता है कि जिनसेन की मूर्ति जो महापद्म नंद उठा लाए थे। और उसके बाद जो व्याकरणचार्य थे, व्याकरण लिखने वाले, व्याकरणचार्य, व्याकरण को लिखने वाले पाणिनि, ठीक है ना, व्याकरण को लिखने वाले पाणिनि। तो पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। पाणिनि जो थे महापद्म नंद के मित्र थे महापद्म नंद के। और निसंदेह उत्तर भारत का ऐतिहासिक या प्रथम महान सम्राट, ऐतिहासिक सम्राट के रूप में महापद्म नंद के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो कलिंग के खारवेल से पता लगता है जिनसेन की मूर्ति के बारे में, और उसने कलिंग के क्षेत्र में फिर नहरों का भी आविष्कार कराया, निर्माण कराया, ठीक है ना, नहरों का भी निर्माण कराया, ठीक है। इसके बाद 100 वर्षों तक शासन किया इसके 8 पुत्रों ने, और उसका अंतिम पुत्र घनानंद के रूप में था। जो घनानंद, बात करते हैं घनानंद के बारे में। घनानंद, तो घनानंद के बारे में बात किया तो महापद्म नंद के 8 पुत्रों में से 8वां पुत्र जो था वो घनानंद था। और घनानंद सिकंदर के समकालीन था, और ग्रीक यूनानी लेखकों से इसे अग्रमीज कहा गया। तो मुख्य बिंदु कौन थे? तो इसे घनानंद महापद्म के 8 पुत्रों में से एक, महापद्म नंद के 8 पुत्रों में से एक, 8 पुत्रों में से एक, ठीक है ना, घनानंद थे। उसके बाद ये सिकंदर के समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था, ठीक है ना। और इसे ग्रीक यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। ग्रीक यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा, ठीक है ना। और इसके बारे में जो इसके समय सिकंदर ने 325 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण भी किया था। उसके साथ जनता पे इसने अत्यधिक कर लगा दिया था, जनता पर अत्यधिक कर लगाना। तो जनता पर अत्यधिक कर लगा देना, अत्यधिक कर लगाना। तो कर लगाने के कारण इससे जनता असंतुष्ट हो गई। तो जनता इससे असंतुष्ट होगी। जब भाई जनता पर अधिक कर लगाओगे जनता असंतुष्ट हो जाएगी। जब जनता असंतुष्ट हो गई तो इसी का लाभ उठाकर, जनता असंतुष्ट हुई तो इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से
इसी का लाभ जनता जब असंतुष्ट हुई तो इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से 322 ईस्वी में घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की नींव डाली। ठीक है ना। इसके बाद और जो नंद वंश मगध साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली वंश के रूप में उभरे थे। उसके बाद नंद वंश जैन मत के पोषक थे। ये पॉइंट बढ़ा लें, नंद वंश जैन मत के पोषक थे। जैन मत के पोषक थे। ठीक है ना, जैन मत के पोषक थे। और इनके यहाँ जो विद्वान थे, इनके समय में, जो घनानंद के समय में जो विद्वान थे, उन विद्वानों का नाम है उपवर्ष, बारुच और कात्यायन। तो उपवर्ष, बरुचि और कात्यायन, ये इनके ज़माने में विद्वान थे या इनके समय में विद्वान थे। और उसके बाद नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। तो घनानंद के बारे में जानकारी मिलती है कि इनकी सेना बहुत विशाल थी। तो सेना में पैदल सेना लगभग 2 लाख थी। पैदल सेना 2 लाख थी और घोड़े पर घुड़सवार 20,000 घुड़सवार सेना शामिल थी। और उसके बाद हाथी, मगध ने हाथियों का प्रयोग युद्ध में पहली बार किया था। तो हाथी 3,000 से 6,000 के बीच में हाथी शामिल किए थे। 3,000 से 6,000 के बीच में हाथियों का युद्ध में शामिल किया गया था, सेना में शामिल किया गया था। तो नंद वंश की जो सबसे विशाल घनानंद, जो सबसे प्रतापी राजा हुआ, शासक हुआ, उसकी सेना 2 लाख पैदल सेना थी, 20,000 घुड़सवार थे और 3,000 से 6,000 के बीच में हाथी शामिल थे सेना में। तो जो घनानंद था, इसने इतनी विशाल सेना को लेकर के पूरे भारत को रौंद के रख दिया था। ठीक है ना। इसीलिए मगध वंश के घनानंद या नंद वंश सबसे ताकतवर और शक्तिशाली राजाओं के रूप में, शासक के रूप में राज्य किया। और उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो घनानंद था, ये जनता से असंतुष्ट हो गई थी। इसी का फायदा उठाया था चंद्रगुप्त ने 325 ईसा पूर्व में घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की नींव डाली। ठीक है ना। नेक्स्ट जो अगला शेष बचा है मौर्य वंश, वो अगले वीडियो में। ठीक। जय हिंद, जय भारत।